Hi, today is 14th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Look at this headline. Supreme Court not to review Sabrimala case to examine larger issues. ये जो साबरीमाला टेम्पल है ये लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है। ये पेरियार नेशनल पार्क में है, केरला में। ये सबरीमाला टेम्पल 3 रीजंस के कारण न्यूज़ में है फॉर पास्ट सम टाइम। फर्स्ट इज स्टैम्पेड, सेकेंड इज एनवायरमेंटल डैमेजेस एंड द थर्ड इज विमेंस एंट्री इनटू दिस टेम्पल। नाउ ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोलता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। इट मीन्स वी विल प्रमोट ऑल रिलीजन्स इक्वली, जबकि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म होता है वो ये बोलता है कि स्टेट एंड रिलीजन ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है। सो इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। तो इस रीज़न के कारण हमारे यहाँ अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजन का डिबेट हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल, और आर्टिकल 25, 26 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का फंडामेंटल राइट देते हैं टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सो इन दोनों का अक्सर क्लैश हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजन। इसके लिए ये एक 9 जज बेंच था, ये डिसाइड करना था कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज्ड बाय रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि दिस आर्टिकल 14 लाइक ऑल आर इक्वल, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस ट्रेडिशन women are not allowed in this temple. There is article 44 which talks about uniform civil code, but religious practices go against this constitutional provision. So this, to settle down this debate between the constitution and religion, सुप्रीम कोर्ट की ये 9 जजेस का जो बेंच है इसका अभी ये डिसीजन लेना है। इसमें पॉइंट्स टू पॉन्डर क्या होंगे, 7 इश्यूज होंगे, वह फ्रेम्ड बाय 5 जज रिव्यू बेंच फॉर द लार्जर बेंच। दे फॉर्म द क्रक्स बट मे बी रीफ्रेम्ड फॉर फ्यूचर हियरिंग बिफोर द 9 जज बेंच। द ब्रॉड इश्यूज आर, फर्स्ट, what should be the interplay between freedom of religion between article 25 and 26 and the right to equality under article 14. This is the first point. Second, right to practice religion is subject to public order, morality and health under article 25(1). What do these terms actually mean? Third, is constitutional morality the overarching morality in reference to the preamble or limited to religious beliefs or faith? Should, and if so, how far can a court inquire into whether a religious practice is essential to a particular faith? What is the meaning of the expression of section of Hindus appearing in Article 25(2)(b) of the Constitution? Whether essential religious practices deserve constitutional protection under Article 26? What is the extent to which courts should entertain PIL, public interest litigations, questioning religious practices filed by a third person who is not a member of that faith? ये 7 points है, ये काफ़ी important है to settle a balance between this constitutional provision and religious practices. Now, this would not be right to make any comment on this for now. We'll follow the Supreme Court judgments as it move forward. So this is the next news headline. Retail inflation at 5-year high of 7.3% in December. What do you mean by inflation and what is retail inflation? See, inflation का मतलब होता है rise in prices और deflation का मतलब होता है decrease in prices. Inflation मतलब greater than 0 है price और वो increase हो रही है। Deflation में ये जो price होती है ये less than 0 हो जाती है, जबकि डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है जो इन्फ्लेशन तो है बट ये स्लो डाउन हो रहा है, मींस प्राइस ग्रेटर देन 0 रहेगा, इन्फ्लेशन इज हैपनिंग बट द रेट इज स्लोइंग डाउन, सो दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन में लेस देन 0 हो जाता है, प्राइस नेगेटिव चली गई है। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। और जो स्टैगफ्लेशन होता है वो ये बोलता है कि आपके यहाँ रेसेशन भी है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी है, मींस there are no employments at the same time, prices are going high. This is the worst that could happen to any economy. Now, अब हम बात करते हैं रिटेल की। रिटेल मतलब एंड मार्केट, कंज्यूमर जो यूज़ कर रहे हैं शॉप से, दैट इज़ रिटेल मार्केट।
ये कंज्यूमर एंड पे होता है और इसी से कैलकुलेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें कुछ 260 कमोडिटी होती है और कुछ सर्विसेज होती है और ये जो सीपीआई होता है ये होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसी से डियरनेस अलाउंसेस इस सीपीआई से रिलेटेड होता है और इसमें इन्फ्लेशन जो होता है वो अभी इन्फ्लेशन राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड, स्पेशली दिस ऑनियंस। नाउ शॉर्टेज ऑफ ऑनियन ड्राइविंग द सर्ज, अवेलेबिलिटी कम हो रही है इसलिए उसकी प्राइसेस राइज हो रही है। किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है ना वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जैसा ऑनियन के केस में हो रहा है, तो प्राइस ऊपर बढ़ रही है। ये देखो 7.35% तक चला गया है ये। वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्रोडक्ट्स, एग्स, पर्सनल केयर एंड इफेक्ट, दीज आर यू कैन सी। वेजिटेबल्स में इन्फ्लेशन 60.5% है, पल्सेस में 15.44। सो दिस टेल्स अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द रिटेल इन्फ्लेशन। ये जो डेटा देता है वो देता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नाउ यहाँ पे ये लिखा है along with vegetables, high prices of pulses, meat and fish also contributed to last month's spike. The inflation in pulses and products was recorded at 15.44%. अब जो इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जैसे ICRA, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, इन्होंने कहा कि द रिवीजन इन रेल फेयर्स, rise in price of some category of automobile and an unfavorable base effect may contribute to a further increase in core inflation to around 4% this year. core inflation क्या होता है? सी जो CPI थी वो हेडलाइन इन्फ्लेशन था और ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन से अगर अपन वोलाटाइल गुड्स हटा देते हैं, वोलाटाइल गुड्स लाइक फ्यूल एंड फूड, तो ये फॉर्म होता है कोर इन्फ्लेशन और ये कोर इन्फ्लेशन भी अराउंड 4% या इससे ज़्यादा रहने के चांसेस है। So this is about inflation. Now, High Court rules Musharraf trial illegal. मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, आर्मी चीफ भी रहे हैं, इनको डेथ सेंटेंस मिला है अभी। सो दिस इज पेज। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे ये क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, इनको स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3 and this is page number 4, this is page number 5. Now look at this news item, organic turmeric to weed out marijuana in Malkangiri. ये ओडिशा में एक जगह है। marijuana means गांजा। Now lack of communication and poverty were the reasons behind illegal ganja cultivation. Drug mafias from outside are alleged to be financing ganja plantation in the area. Ganja also provides some easy money. तो इन जो विलेजर्स हैं इनको इजी मनी के लिए ये कैश क्रॉप की तरह गांजा कल्टीवेशन के लिए प्रमोट किया जा रहा था, बट अब गवर्नमेंट इनको गांजा को रिप्लेस करने के लिए कह रही है विद टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। नाउ ये हल्दी अगर इनका प्रोडक्शन कर देंगे तो ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगे, फोर्स नहीं होंगे टू कल्टिवेट दिस गांजा, एंड विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड. So we thought organic turmeric can be the tool of economic development for poor tribals as well as cash crop alternatives of ganja. So this is page number 6. Now this is page number 7. They are preparing for मकर संक्रांति. मकर संक्रांति में सन मकर राशि में एंटर करता है और उत्तरायण चालू हो जाता है. मीन्स सन हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ. ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड साउथ में है 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये दोनों के बीच में सन का ऐसा अपरेंट मूवमेंट होता है. जब ऊपर यहाँ अभी विंटर्स है, मीन्स सन हमारा साउथ में है. अब मकर संक्रांति के बाद सन इज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अब सन उत्तरायण में जा रहा है. और जब साउथ में जाता है तो उसको हम बोलते हैं सन इज गोइंग टुवर्ड्स दक्षिणायन. सो दिस इज पेज नंबर 7. दिस इज मराडू डेमोलिशन डिसीजन अ पेनफुल ड्यूटी. मराडू क्या है? बिल्डिंग थी, कोची में ये बिल्डिंग थी. ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स को वायलेट कर रही थी, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिमोलिश करने के लिए बोल दिया. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि वी नीड टू बी सेंसिबल, और जो लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. नाउ दिस इज अबाउट रजिस्टर योर ड्रोन्स और फेस पेनल्टी. ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स होते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल, UAV होते हैं ये. इनके अलग अलग साइजेस होते हैं, रेंज डिफरेंट होती है, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं. इनमें बेसिकली एक कैमरा लगा होता है और ये रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं.
नाउ ये जो ड्रोन्स हैं ये एक बहुत बड़ा, ऑल्दो दे आर यूटिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज़ होते हैं, बट ये एक सिक्योरिटी नाइटमेयर भी बन गए हैं। सर्विलांस बहुत इजीली हो रहा है इनसे, एस्पियोनेज के चार्जेस हो जाते हैं। एयरप्लेन्स जो एयर ट्रैफिक्स होते हैं, एयर ट्रैफिक है उसमें अगर कोई अनरेगुलेटेड सपोज कोई यूएवी आ गया वहाँ पे फ्लाई करके, तो इससे कितने बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट दीज अनआर्म्ड एयर व्हीकल यूएवी। और इसके लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा है, रजिस्टर योर ड्रोन्स और फेस पेनल्टी। 31 जनवरी की डेडलाइन है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो 2 years और फाइन अप टू 10 लाख। ये जो रूल्स बनाया है ये बनाए हैं डीजीसीए ने, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑल ड्रोन्स इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द डिजिटल स्काई पोर्टल। इस पोर्टल में रजिस्टर करना है एंड मस्ट हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट आपको लेना पड़ेगा, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। दिसंबर 1 2018 से ये रेगुलेट हो चुकी है, सारे ड्रोन ऑपरेटर्स को ये परमिट लेना ज़रूरी है। सो दिस इज़ अबाउट ड्रोन्स। सो नेक्स्ट इज पेज नंबर 10. दिस इज़ अबाउट CAA प्रोटेस्ट, दिस इज़ कॉम्बैटिवनेस एंड दिस इज़ पॉलिटिकल फ्लॉकिंग। नाउ ये है वोट फॉर स्टेटस को। यहाँ बात किया है ताइवान में। ताइवान में अभी प्रो डेमोक्रेसी के ये जो प्रेसिडेंट है जाई इंग वेन, इनका री इलेक्शन हुआ है। ये फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं 1996 से। और इससे जो बीजिंग अपनी फॉलो करती है आइडियोलॉजी वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, तो उससे ये जो है ना ताइवान के जो नए अभी इलेक्शन री इलेक्ट होके आए हैं प्रेसिडेंट, दैट वुड बी अ बिग बूस्ट टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन ताइवान। नाउ इस बात पे यूएस प्रेसिडेंट इसको एनकैश करना चाहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट टू यूज ताइपाई एज अ बार्गेनिंग चिप इन हिज ट्रेड वॉर विद चाइना। Taiwan's future remains unfinished business of Chinese political Xi Jinping, who in October presided over the 70th anniversary of the revolution. Now, ये ताइवान का बैक स्टोरी क्या है? सी, चाइना में वन चाइना पॉलिसी है, इसकी 2 टेरिटोरीज है, ताइवान एंड हांगकांग। यहाँ पे प्रो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ ताइवान एक आइलैंड है, यहाँ पे KMT पार्टी का रूल रहा है। और जो हांगकांग है ये यूनाइटेड किंगडम के पास था अंटिल 1997। इसके बाद इसने हैंड ओवर किया इसे हांगकांग को चाइना के लिए। नाउ यहाँ पे डेमोक्रेसी है। इसकी बैक स्टोरी ये है कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो जापान ने ये ताइवान आइलैंड को सरेंडर किया और ये ताइवान आइलैंड गया रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास। और उस टाइम पे रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो पार्टी था वो था कुओमिंटांग पार्टी। 1945 के बाद चाइना में सिविल वॉर हुआ। तो सिविल वॉर जो हुआ वो हुआ कम्युनिस्ट वर्सेस दिस डेमोक्रेट्स के बीच में, डेमोक्रेसी के बीच में। तो इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सिविल वॉर जीत गई, तो उससे चाइना बन गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ये कुओमिंटांग वाली पार्टी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये मूव हो गए ताइवान में। अब ताइवान में ये मूव हो गए, बट चाइना इंसिस्ट करता है वन चाइना पॉलिसी। तो जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो इनडायरेक्टली ताइवान में भी अपना रूल करता है। और जो कंट्री ताइवान से अपने सेपरेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना चाहती है उन पे फिर चाइना सैंक्शंस लगाने की बात करता है। इसीलिए जो ताइवान के लोग हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में चाइनीज़ ताइपाई के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर सेम थिंग, चाइनीज़ ताइपाई एंड ताइवान बोथ आर सेम। सो दिस इज़ अबाउट ताइवान। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 10, दिस इज़ पेज नंबर 11. In the name of self-defense, the US strike in Iraq that killed Soleimani was in violation of UN norms proscribing such unilateral use of force. यूनाइटेड नेशंस में जो इंटरनेशनल लॉ है इसमें किसी भी कंट्री की सोवेरेनिटी मतलब संप्रभुता को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स सोवेरेनिटी को हम डिफेम नहीं करें। प्रोहिबिशन इसमें होता है ऑन द यूज ऑफ फोर्स आर्टिकुलेटेड इन आर्टिकल 24 ऑफ द UN चार्टर। द आर्टिकल प्रोस्क्राइब्स एनी यूज ऑफ फोर्स बाय मेंबर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट। हाउएवर द चार्टर रिकॉग्नाइजेस 2 लिमिटेड एक्सेप्शंस। पहला यह है कि जो फोर्स यूज किया है स्टेट ने इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। और जो दूसरा है कि वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आपने ऑथराइजेशन लिया है। अब यूएस ने इराक में ईरान का जो कूद्स आर्मी जनरल थे सोलेमानी, उनका असैसिनेशन किया। इसमें ना तो
सेल्फ डिफेंस की बात आती है और ना ही बात आती है यूएनएससी से ऑथराइजेशन लेने की। तो ये क्वेश्चन पे सब, इस एक्शन पे सब क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ये एक प्रायर कंसेंट के बिना लिया गया है और ये एक एंटीसिपेटरी मूव है। सो दिस इज व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट हियर। सो दिस इज पेज नंबर 11, दिस इज पेज नंबर 12। नोबल लॉरेट्स अराइव फॉर लेक्चर टूर। ये वेंकटरमन रामाकृष्णन है, इंडियन ओरिजिन के हैं ये, और ये 2009 में नोबेल प्राइज जीता है इन्होंने केमिस्ट्री में। ये 2020 स्पीकर रहेंगे TNQ डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर्स ऑन द लाइफ साइंसेज। नाउ ये है अपाची चिनूक टू मेक रिपब्लिक डे डेब्यू। ये दो नए हमारे आर्मी मिलिट्री में एक्विजिशन हुए हैं दिस ईयर। अपाची एक ट्राइब का नाम होता है, फाइटिंग ट्राइब है ये यूएसए की। तो अपाची हेलीकॉप्टर्स क्या है? ये फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। और जो चिनूक है हैवी लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर्स हैं। आई हैव मेड अ वीडियो, सी here I have talked about Indian military important inductions. Have a look on that. So this is Chinook. This is a heavy lifting helicopter. Vertical lift होता है, M777 howitzer गन इसमें बनाई जाती है। Then this is Apache. Apache हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है। ये क्लास लीडिंग है, इसको गेम चेंजर बोला जा रहा है इन दिस इंडियन सिनेरियो। नाउ दिस इज अबाउट रायसीना डायलॉग। अरावली हिल्स है यहाँ पे, ऐसे दिल्ली से टुवर्ड्स राजस्थान, देन हरियाणा राजस्थान ऐसे करके अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स में ही जो दिल्ली में इसका पार्ट है वो है रायसीना हिल्स है वहाँ पे। इस रायसीना हिल में ये एक 2016 से एनुअली जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग कंडक्ट कराता है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इससे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी बैकिंग मिलती है। एक बहुत फेमस ऐसे जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है शांग्री-ला डायलॉग सिंगापुर में। ये उसी के पैटर्न पे बनाया गया है। द थीम ऑफ दिस ईयर इज नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नाउ दिस इज पेज नंबर 12, दिस इज पेज नंबर 13, दिस इज पेज नंबर 14। ईरान डिनाइज कवर अप एज प्रोटेस्ट रेज ऑन। ईरान ने बाय मिस्टेक एक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया, 176 इनोसेंट पीपल डाइड। महिंदा राजपक्षे विजिट करेंगे न्यू दिल्ली में इन फरवरी। ये फर्स्ट विजिट होगा अभी नए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। नाउ क्वीन अग्रीज टू लेट हैरी मैगन टू गो देयर वे। नाउ इधर क्या लिखा है? टाल वोल्केनो शट्स डाउन मनीला। ये जो मनीला है ये फिलीपींस में है। ये जो फिलीपींस वाला एरिया है ना, ये पूरा आता है रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसे, बिकॉज यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है। तो अर्थक्वेक, वोल्केनोज, दीज एक्टिविटीज आर वेरी कॉमन इन दिस एरिया। ये पैसिफिक ओशन वाला पूरा एरिया है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसे। जोकर लीड्स ऑस्कर नॉमिनेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट गेट्स क्रैकिंग ऑन GST इवेडर्स विद डेटा एनालिटिक्स। सी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद GST आया था। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स था, इसने सब्ज्यूम कर लिया सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, सेल्स एटसेट्रा। इससे वन कंट्री वन टैक्स का जो हमारा रिफॉर्म था वो पॉसिबल हुआ। ये बहुत अच्छा स्टेप है। बट GST में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन बेटर। दिस इज अ गुड स्टेप बट एग्जीक्यूशन इज नॉट दैट गुड। अब ये जो टैक्स है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसमें बहुत सारे मिडिल के जो होते हैं टैक्सेस पे किए हैं आपने, उन सबको आप GST रिफंड्स ले सकते हो, मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सब रिफंड्स में आ रही है। इसमें इरेगुलरिटीज़ हो रही है, काफ़ी लोग फॉल्स रिफंड्स क्लेम कर देते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो ये प्लान कर रही है कि हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, पैटर्न रिकॉर्ड करेंगे और उसके हिसाब से जो आपने इवेडर्स हैं, मतलब आपने टैक्स पे नहीं किया है, उनको ये आइडेंटिफाई करके टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। ऑल्दो इट इज़ टू बी नोटेड, अब कंसिस्टेंटली 1 लाख करोड़ से ज़्यादा GST कलेक्शन हो रहा है फॉर पास्ट सम टाइम, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। GST सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है फॉर इंडियन इकोनॉमी। मोर टाइम फॉर फर्म्स टू स्प्लिट MD CEO पोस्ट। कंपनीज क्या करती हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन सबको वो एक ही पर्सन दोनों हैंडल करने लग जाता है। इससे क्या होता है, आपका बोर्ड और मैनेजमेंट दोनों एक जगह, सेम पर्सन इज हैंडलिंग दीज टू थिंग्स। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक होती है। इसीलिए इसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज एक्ट में इन्होंने प्रोविजंस लाए और ये कहा कि सेपरेट करो MD की पोस्ट और CEO की पोस्ट।
सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसने बोला जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं उनको सेपरेट करना है एमडी और सीईओ का। इसका डेडलाइन था आपका अप्रैल 1 2022, अभी हो गया है। पहले 2020 डेडलाइन था, अब ये 2022 2 ईयर का एक्सटेंशन दिया है। सो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। यहाँ एक दूसरा केस है, कोचर वॉयलेटेड आईसीआईसीआई बैंक्स कोड। ये जो है चंदा कोचर, ये बहुत सेलिब्रेटेड पर्सन थे इन दिस कॉरपोरेट वर्ल्ड। इन पे जो चार्जेस हैं वो ये हैं कि इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, इन्होंने लोन्स देने में इरेगुलरिटीज़ किया है। नाउ ये है वॉलमार्ट इंडिया लेट्स गो ऑफ 56 एम्प्लॉय। वॉलमार्ट इज़ अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, इसने फ्लिपकार्ट को खरीदा था। This is about slowing economy hitting payroll creation SBI. Railways invites RFQ. RFQ होता है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। ये इसलिए बुला रहे हैं ताकि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको रेल्स को, ट्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा। जैसे अभी लखनऊ दिल्ली का तेजस का प्राइवेट ट्रेन थी जिसे रन किया था। रेलवे इज वर्किंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट। दिस इज पेज नंबर 16. This is page number 17. This is sports and again sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.